देखिए, आज जो है भारत में राष्ट्रवाद के क्या क्या कारण थे, है ना। भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ उसका क्या कारण था। अगर ये सवाल दीर्घोत्तरीय में होगा तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। कैसे पॉइंट बना करके यहाँ पॉइंट बना दिए हैं और इस सारे पॉइंट पर हम बोल देते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद के क्या कारण थे। तो राष्ट्रवाद क्या है, आपको पता है कि अपने देश के प्रति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगाव को राष्ट्रवाद कहते हैं, है ना। अपने देश के प्रति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगाव को राष्ट्रवाद कहते हैं। और भारत में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ है 1857 के क्रांति के बाद, जब राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, है ना, रनाडे, कुछ ऐसे बुद्धिजीवी लोग का जन्म हुआ तब। अब उसका कारण क्या क्या है। राष्ट्रवाद का जो प्रसार हुआ वो एकाएक प्रसार नहीं हुआ है ना। वह एक क्रमगत हुआ है, अधिक समय लगा है। जैसे आंदोलन होता है वैसे एकाएक नहीं हुआ है राष्ट्रवाद का प्रसार। उसका बहुत सारा कारण था। वो सारे कारण को यहाँ पर हम लिख दिए हैं और सब पर हम चर्चा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला है पश्चात शिक्षा का प्रभाव। पश्चात शिक्षा का प्रभाव क्या था कि भारत का जो शिक्षा था, आपके यहाँ भारत का जो शिक्षा था वह आध्यात्मिक शिक्षा था, है ना। उस पर वैज्ञानिक तर्क का कोई स्थान नहीं था उसमें, वह अध्यात्म पर आधारित था। लेकिन जैसे ही पश्चात शिक्षा का प्रसार हुआ, अंग्रेज यहाँ आया और मैकाले के नेतृत्व में यहाँ का शिक्षा का जो सकी एक खाका तैयार किया गया जिसमें अंग्रेजी को सम्मिलित कर दिया गया। तो अंग्रेजी का जानकारी हो जाने के बाद भारतीयों को वह दूसरे देश का इतिहास पढ़ा और दूसरे देश का इतिहास पढ़ने के बाद उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। तब फ्रांस के क्रांति के बारे में जाना, तब रूस के क्रांति के बारे में जाना कि उसमें आम जनता का क्या योगदान था, कैसे क्यों सफल हो गया, है ना। तो पश्चात शिक्षा का प्रभाव जो है आपके राष्ट्रवाद के जागरण का एक कारण है ना। पश्चात शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो भी भारतीय लोग थे वो अन्य देशों के राष्ट्रवाद से प्रेरित हुए और अपने देश में राष्ट्रवाद का प्रसार करना शुरू किए, ठीक है। जिसमें आपको राजा राम मोहन राय, है ना, दयानंद सरस्वती, ये लोग जो थे वे समाज सुधारक थे। ये पश्चात शिक्षा का समर्थन करते थे, ठीक है। दूसरा है आर्थिक शोषण। राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए आर्थिक शोषण भी जिम्मेवार था। क्योंकि अंग्रेज का मात्र एक मोटो था, एक सिद्धांत था कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय से क्या करे, धन अर्जित करे और इंग्लैंड भेज दे। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि जितना भी भारत का अर्थव्यवस्था था सब चरमरा गया, सब गड़बड़ हो गया। अंग्रेज में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुआ था, वहां पर मशीन स्थापित हुआ, उद्योग धंधा हुआ और उद्योग धंधा के लिए क्या चाहिए था, कच्चा माल चाहिए था। अब भारत से कच्चा माल जबरदस्ती उत्पादित करवाता था किसान से। जैसे कि आप पढ़े होइएगा चंपारण सत्याग्रह में नील जबरदस्ती वहां पर उगवाता था। तो अपने फायदे के लिए कच्चा माल भारत से उत्पादित करवाता था और उस कच्चा माल को कहाँ भेज देता था, इंग्लैंड। और वहां से वह महंगा महंगा वस्तु बना करके फिर भारत के बाजार में लाता था, जिसके कारण भारत का जो भी कुटीर उद्योग था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, चरमरा गया। जो भी किसान था एक निश्चित फसल का खेती जो करना पड़ता था उसको, चाहे नील का हो चाहे कपास का हो, जिसके कारण उसका जो है कि आर्थिक स्थिति खराब हो गया। किसान के साथ क्या अन्याय होता था कि लोग अंग्रेज उससे एक निश्चित फसल का खेती करवाते थे और उसको निश्चित दाम पर ही लेते थे। दाम भी उसको अच्छा नहीं मिलता था, जिसके कारण उसका आर्थिक स्थिति खराब होता चला गया और वो क्या हो गया, अंग्रेज का विरोधी बन गए और राष्ट्रवाद की भावना उसमें प्रसारित हो गई। तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक पुनरुत्थान। धार्मिक एवं सामाजिक, राजा राम मोहन राय जो थे, भारत में राष्ट्रवाद का जन्मदाता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पिता, है ना।
पूरे दुनिया में राष्ट्रवाद का जन्म किस क्रांति से होता है? फ्रांस के क्रांति से होता है। यूरोप के फ्रांस के क्रांति का पिता किसको कहा जाता है? नेपोलियन को कहा जाता है। अगर भारत के राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है तो वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। उन्होंने सबसे पहले 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किए। इसके अंतर्गत वो आंदोलन चलाए। विधवा जो विधवा होता था, जिसका पति मर जाता था, उसके साथ बहुत सारा अन्याय होता था, है ना। उसको क्या होता था कि एक प्रथा था, सती प्रथा हिंदू धर्म में, कि अगर किसी का पति मर गया तो उसके पत्नी को उसके साथे जला दिया जाता था। अगर उस स्वेच्छा से गया तो ठीक है, नहीं तो उसको जबरदस्ती गोड़ हाथ बांध के उसके समाज का लोग उसमें रख देता था। तो इस प्रथा को खत्म करवाए राजा राम मोहन राय, है ना। और स्त्री शिक्षा पर जोर दिए। समाज में जो भी जाति प्रथा था उस पर आवाज उठाए। तो यह सामाजिक जागरण किए वो, है ना। धार्मिक के लिए एक और नेता थे, आर्य समाज के संस्थापक। 1875 में आर्य समाज का स्थापना किए दयानंद सरस्वती। वो क्या किए? वो नारा दिए मूर्ति पूजा का, वो क्या विरोध किए, है ना। ब्राह्मण के सत्ता को चुनौती दिए कि भाई अगर किसी को ईश्वर का आराधना करना है ना, तो उसमें ब्राह्मण का जरूरी नहीं है। जाति प्रथा पर चोट किए वो कि कोई जाति बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सब समान है। तो ऐसे ऐसे समाज सुधारक हुए जो समाज के निम्न वर्ग को भी जागरूक किए, जिसके कारण निम्न वर्ग जुड़ गया और उनमें भी राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे एक, जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट पास करवाए। जैसे राजा राम मोहन राय सती प्रथा पास कराए, है ना, कि सती प्रथा को अगर कोई लागू कर रहा है या कोई सती प्रथा मान रहा है, कर रहा है, तो उसको जाकर के अंग्रेज सरकार सजा देता था, जिससे बहुत अंकुश लगा। वैसे ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट को जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सहयोग से 1856 में पास हुआ। तो इन प्रकार और कुछ लोग थे जो महिला को पढ़ाने लिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। अब इससे क्या हुआ कि समाज का जो नीचा तबका का था, किसान मजदूर, और एक तबका जिसको लोग नजरअंदाज कर दिया था, महिला, ये सबको जागरूक करने का काम किए समाज सुधारक लोग, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती, ये लोग। तो इस कारण भी राष्ट्रवाद का क्या हुआ? प्रसार हुआ भारत में। दूसरा है राजनीतिक एकता। राजनीतिक एकता क्या हुआ कि पहले जो राजा महाराजा लोग थे, तो यूपी का राजा अलग, तो वो अपना राज्य में अलग नियम कानून लगाता था, है ना। झांसी का अलग, तो झांसी का राजा अलग कानून लगाता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज आया, है ना, तो अंग्रेज क्या किया कि जो भी अंग्रेज का क्षेत्र था भारत में, वो सब पर समान कानून लागू किया। समान कानून लागू किया। तो जिस कानून से उत्तर प्रदेश का किसान शोषित हो रहा है, उसी कानून से महाराष्ट्र का भी किसान शोषित हो रहा है। तो दोनों का कारण एक हो गया, एक रूपता आया उसमें, है ना। तो यह और दोनों एक ही, जैसे कि एक कानून था अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, है ना, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। उसमें क्या किया था कि 20 साल 30 साल के लिए जमीन का लगान निश्चित कर दिया, और निश्चित करने के बाद वो लेता था किससे? जमींदार से लगान, और जमींदार किसान से लेता था। और दक्षिण भारत में लागू किया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। उत्तर भारत में जो भी पंजाब का क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तरी क्षेत्र है, वहां पर किया था महलवाड़ी व्यवस्था। तो ये ऐसे जो व्यवस्था था, ये जो अंग्रेज के द्वारा लाया गया था, ये सारा का सारा किसान को शोषित करने के लिए लाया गया था। और जो भी बुद्धिजीवी लोग थे इसको समझ गए, और सबका जड़ हर व्यक्ति, चाहे वो उत्तर प्रदेश का किसान हो, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान हो,
चाहे वो बिहार का किसान हो या बंगाल का हो, वो सब का सब इसका सब का जड़ किसको मानने लगा? अंग्रेज को मानने लगा कि भाई इसको अगर हटा देंगे तो हमारे में क्या आ सकता है? सुधार आ सकता है। सबका दुश्मन अंग्रेज हुआ। अब सब में एकता का भावना फैल गया। उसके बाद आता है लिटन के शासन की मुख भूले, है ना। लॉर्ड लिटन जैसे वायसराय थे एक, जैसे वारेन हेस्टिंग्स थे, कॉर्नवालिस थे, कर्जन थे, वैसे ही भारत में एगो था वायसराय लॉर्ड लिटन। चाहता, उसके मन में क्या था कि ज्यादा से ज्यादा हम अंग्रेज शासन को खुश करके रखे। इसके लिए वो भारत पर तरह तरह का जो है सो कि नियम कानून लगाते चला गया। इसी का एक था वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। इसमें क्या था कि जो भी प्रेस है ना, प्रेस पर ही प्रतिबंध लगा दिया। अगर कोई प्रेस ब्रिटिश शासन का विरोध करता था या उसके प्रति कोई खराब टिप्पणी लिखता था तो उसका जो कि पेपर क्या कर दिया था? बंद कर दिया जाता था और उसका पूरा जो है सो कि सामान अंग्रेज ढोके रख देता था। तो एक निश्चित कर दिया गया अंग्रेज के द्वारा कि तुमको क्या छापना है क्या नहीं छापना है, जिसके कारण जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, जो भी समाज के लोग थे भारतीय समाज के, उसमें एक भावना फैल गई कि भाई अंग्रेज जो है केवल अपना मनचाहा जो है प्रचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक और था लॉर्ड लिटन का भूल, वो था कि आर्म्स रखना जो है भारतीयों पर क्या कर दिया? पाबंदी कर दिया कि आप शस्त्र नहीं रख सकते हैं। जो भी व्यक्ति है अपने आत्मरक्षा के लिए शस्त्र रखता था, उसको ही क्या कर दिया? रद्द कर दिया कि भारतीयों को शस्त्र रखने का अधिकार नहीं है, छीन लिया ये। जिसके कारण जो भी भारतीय थे वो लॉर्ड लिटन के इस सोच से वाकिफ हो गए कि भाई यह केवल और केवल अंग्रेज को फायदा कराना चाह रहा है और भारत का शोषण करना चाह रहा है। और इसका सबसे बड़ा भूल हुआ कि महाराष्ट्र में उस समय अकाल आया 1877 में, और अकाल आया पूरा जो है सो कि देश अकाल से जूझ रहा था। उसी समय ही महारानी जो ब्रिटिश की महारानी थी उसको भारत में बुलाया और बहुत बड़ा दावत दिया और उसमें बहुत सारा धन खर्चा किया। जहां भारत का नागरिक भूखे मर रहा है वहां जो है ये पैसा का वेस्ट कर रहा है, जिससे भारतीयों में एक भावना फैली कि भाई ये अंग्रेज जो है केवल और केवल भारतीयों का शोषण कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो इससे एक भावना फैला, है ना। उस दुख के घड़ी में, वो अकाल के घड़ी में उसको जो खाना नहीं मिला, है ना, लोग मर रहा था, उस समय वो पार्टी फंक्शन कर रहा था, उत्सव मना रहा था। दूसरा है इल्बर्ट बिल संबंधित विवाद। इल्बर्ट बिल संबंधित विवाद क्या था कि पहले जो था अंग्रेज का मुकदमा, मान लीजिए किसी अंग्रेज और किसी भारतीय में झगड़ा हुआ, है ना, तो अंग्रेज का मुकदमा जो है अंग्रेजे जज उसका फैसला कर सकता था, भारतीय जज नहीं कर सकता था। अब इल्बर्ट बिल आया, उसके अंतर्गत यह कहा गया कि इल्बर्ट बिल के समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड रिपन, है ना। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आया। तो लॉर्ड रिपन क्या किया कि लॉर्ड रिपन का एक सचिव था इल्बर्ट, है ना। इल्बर्ट क्या किया, एक कानून लाया कि भाई भारतीय न्यायाधीश को भी यह अधिकार हो गया इस बिल के अनुसार कि वह यूरोपीय व्यक्ति का सुनवाई कर सकता है। अब इस इल्बर्ट बिल का जैसे ही आया तो पूरा जो अंग्रेज था वो सब इसका क्या करने लगा? विरोध करने लगा। क्योंकि भारतीयों को वो सब क्या समझता था? असभ्य समझता था, और भारतीयों के द्वारा उसका फैसला सुनना उसके लिए अपमानजनक था। इसके लिए जो भी अंग्रेज था भारत में वो सब इसका क्या किया? इल्बर्ट बिल का
विरोध करने लगा। विरोध करने लगा और इस बिल को लॉर्ड रिपन को वापस करना पड़ गया। इतना विरोध हुआ। तो उस विरोध को देखा कौन? भारत के नागरिक सब। और देखने के बाद कहा कि अरे मान कि जब इस पर पड़ा तो यह आंदोलन करके उसको वापस करवा लिया। इससे भी एकता का भाव इस समय भारतीयों में फैला। ठीक है, इल्बर्ट बिल के कारण भी। अगला है समाचार पत्रों की भूमिका। तो राष्ट्रवाद के प्रसार में जो भूमिका है, यह महत्वपूर्ण भूमिका है समाचार पत्रों का, क्योंकि हर नेता, हर क्रांतिकारी अपना अपना समाचार पत्र प्रकाशित कर रहा था, है ना। जैसे अबुल कलाम आजाद अल हिलाल का प्रकाशन कर रहे थे, है ना। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब अपना अपना विचार जो है पत्रिका के, हर जगह तो कोई आदमी जा नहीं सकता है, तो वो पत्रिका, किताब, ये सब के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार कर रहे थे। इसमें एक नील दर्पण एक पुस्तक था, है ना, नील दर्पण, जिसका लेखक थे दीनबंधु मित्र। तो वो जो बंगाल में जबरदस्ती अंग्रेज नील का खेती करवाते थे और उसके साथ जो अन्याय करते थे, उस पर एक किताब लिख दिया दीनबंधु मित्र, और उसका नाम रखा नील दर्पण। और उसको पूरा भारत का लोग पढ़ता था, और भारत का लोग पढ़ता था और उससे प्रेरणा लेता था कि भाई अंग्रेज वहाँ गलत कर रहा है। और पढ़ने के बाद उसमें जो भी भारतीय उसको पढ़ता था, उसमें राष्ट्रवाद का क्या होता था? प्रसार होता था। एक लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, जो आनंद मठ लिखे, है ना। आनंद मठ में वो लिखे थे, सन्यासी विद्रोह हुआ था बंगाल में, है ना, सन्यासी विद्रोह। उस पर वो लिखे थे कि कैसे तीर्थ कर बढ़ा दिया और सन्यासी सबके साथ अन्याय किया। जो भी साधु महंत होते थे उस पर अंग्रेज आता था और धावा बोलता था, कहता था कि ये सब आतंकवादी है ना। तो उस पर एक किताब लिखे बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। और ये सब किताब पढ़ने के बाद लोग जो है जागरूक हुए और उनमें राष्ट्रवाद का क्या हुआ? प्रसार हुआ। और समाचार पत्रों का अहम भूमिका था राष्ट्रवाद के प्रसार में। जो भी राजा राम मोहन राय हो, दयानंद सरस्वती हो, बंकिम चंद्र चटर्जी हो, दीनबंधु मित्र हो, ये लोग अपने पत्रिका के माध्यम से लोगों को क्या करते थे? जागरूक करते थे, जिससे राष्ट्रवाद का क्या हुआ? प्रसार हुआ। अब राष्ट्रवाद के प्रसार के क्या क्या कारण थे, अगर ये दीर्घोत्तरीय में आएगा तो आप लोग इसको अच्छा से लिख सकते हैं 100-200 शब्द में आराम से, और लिखिएगा तो ऐसे ही पॉइंट दे दे करके, ठीक है। राष्ट्रवाद के निम्नलिखित कारण थे। नंबर 1, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव, है ना। कैसे पाश्चात्य शिक्षा आया और व्यक्ति जब अंग्रेजी पढ़ने लगा, तर्क वितर्क करने लगा, तो सही क्या है गलत क्या है ये सब का फैसला तर्क के आधार पर करने लगा, है ना। और अपने देश के प्रति उसको भाव प्रकट हुआ। हो गया, चलिए।